नमस्कार साथियों। कहानी वह माध्यम है जिससे हम कठिन से कठिन चीज़ों को बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं। और किसी कहानी में अगर मनोरंजन हो और उत्साह हो, मोटिवेशन हो, तो वो निश्चित तौर पे एक श्रेष्ठ कहानी होती है। लेकिन जो सर्वोत्तम कहानी होती है उसमें मनोरंजन और उत्साह के साथ साथ वह रास्ता भी होता है जिससे कि आप अपने मंजिल को बड़े आसानी के साथ हासिल कर लें। आप में से जो भी लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका मंजिल या तो आईआईटी है, या फिर किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, या फिर निश्चित तौर पे वो मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं और उनके मंजिल तक पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स एक रास्ता अवश्य है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो शुरुआत है वो करेंगे, लेकिन एक कहानी के माध्यम से। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई ये क्या नौटंकी है, ये कौन है। तो ये हमारे कहानी के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैरेक्टर, ये किस तरह की कहानी है। मैं आपको बता दूं कि इस कहानी में नोक-झोंक है, इस कहानी में कॉन्सेप्ट्स है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की। इस कहानी में प्रीवियस ईयर मेंस एडवांस्ड कैट और सीएसआईआर नेट के क्वेश्चंस हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए बात को पकड़ना बहुत जरूरी है। कहानी शुरू करेंगे, धैर्य रखिए। बात को पकड़ना कैसे जरूरी है, जैसे मैं आपसे ये बोलूं 50 रुपए है जी, 50 रुपए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे पूछ रहा हूं आपके पास 50 रुपए है। और इसी बात को अगर मैं ये बोलूं 50 रुपए है, इसका मतलब मेरे पास 50 रुपए है। अगर आप इस दोनों के बीच डिफरेंस समझ पा रहे हैं और छोटे छोटे शब्दों के बीच के कारण जो वाक्य में परिवर्तन होता है, अगर आप समझ पाने में सक्षम हैं, तो निश्चित तौर पे यह परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं और कई सारे सवाल विदाउट यूजिंग पेन भी होंगे। लेकिन कहानी क्या है, थोड़ा सा कैरेक्टर से तो इंट्रोड्यूस कराइए। ये जो आपको एक ताऊजी दिख रहे हैं यहां पे, ये एक्चुअल में तीखे मूंछ वाले मास्टर साहब हैं। ये अपने गांव के बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी हैं। कोई भी बच्चा अगर शहर से बाहर पढ़ने जाता है तो वो इनसे सलाह मशविरा डेफिनेटली लेता है। इनकी मूछें बहुत तीखी हैं और इनका जो नाक है वो भी हमने अपने क्रिएटिव टीम से बोला था कि नाक भी तीखा बनाइए, लेकिन उन्होंने टमाटर जैसा बना दिया। लेकिन हमने कहा कि चलो भाई, टमाटर मैगी है, सब्जी में तो मिलता नहीं, नाक के तौर पे ही सही। तो हमने बोला चलो टमाटर जैसा नाक से हम काम चला लेंगे। लेकिन इनकी मूछें जो है बहुत ही तीखी, लेकिन ये तीखापन तब कम हो जाता है जब इनकी जुबान खुलती है, जुबान और भी ज्यादा तीखा। और यहां पे दो कैरेक्टर्स जो आप देख रहे हैं, उसमें ये जो बंदा है ये है शर्मा जी का शेर। मतलब हमारे पड़ोस में जो शर्मा जी रहते हैं उनका लाडला है और इसी वर्ष 11th में गया है। और इनके पिताजी ने इनको कोटा भेज दिया है पढ़ने के लिए। अब कोटा भेज दिया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सके कि वो कोटा जाए। और क्योंकि ये कोटा गया है तो अपने इलाके में, अपने स्मॉल नेबरहुड में, पड़ोस में, ये जो है निश्चित तौर पे एक मतलब जो है अगर हम एक तरीके से बात करें, बहुत चर्चित बच्चा बन गया है। और कोई भी अगर चर्चित बच्चा बने और तीखे मूंछ वाले चाचा जी से उनका पाला ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार यही जो है ना गोनू शर्मा, ये चौक पे जा रहा था बेचारा, मतलब ये दिवाली के छुट्टी में आया था कोटा से, चौक पे जा रहा था तो तीखे मूंछ वाले मास्टर साहब सबके बीच में उसको बुलाए और बोले कि बेटा ये बताओ कि विराट कोहली को एक टीम सेलेक्ट करना है जिसमें उसको रोहित और राहुल दोनों को रखना है, ठीक है, और 22 लोगों में से एक टीम बनानी है, तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है। अब गोनू तो नया नया 11th में गया था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ था, इनकी बेइज्जती लग गई, ठीक है। इसी तरीके से
कई बार इनकी मतलब गोनू शर्मा की बेइज्जती हो चुकी थी। एक बार बेचारा जा रहा था, ठीक है, कहीं पे मतलब नदी के किनारे घूम रहा था, वहां पे 5 लोग ताश खेल रहे थे, वहां पे भी बुला लिया। बुला के बोलते हैं तीखे मूछ वाले मास्टर साहब कि ये बताओ कि रेनबो में जो है 7 कलर्स है, तो किस तरीके से तुम इसको, कितने तरीके से इसको रीअरेंज करो कि ब्लू और ग्रीन दोनों एक साथ नहीं आए। फिर बेचारे की मतलब बेइज्जती हो गई। तो इस तरीके से ये बहुत बेइज्जती सहते सहते इसका चेहरा ऐसा था पहले, और बाद में इसका चेहरा देखो ऐसा है। और ये जो तीखे मूछ वाले जो ताऊजी है ना, मतलब जो मास्टर साहब हैं, ये हमेशा इसकी बेइज्जती मारते हैं और हर बात में ये बोलते हैं कि ये जो शर्मा जी का लड़का है जो कि कोटा गया हुआ है पढ़ने के लिए, इससे मैं कोई भी सवाल पूछूंगा और अगर ये जवाब दिया तो मैं अपनी मूछें मुड़वा लूंगा। अब जो गोनू शर्मा है ये काफी गुस्सा जाता है, लेकिन साथ ही साथ उत्साहित भी होता है। इसके अंदर का जो एक कीड़ा होता है वो जग जाता है और ये संकल्प लेता है कि मैं कोटा जाऊंगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ऐसी पढ़ाई करूंगा कि ये जो बार बार बोलते हैं ना कि मूछें मुड़वा लूंगा, मूछें मुड़वा लूंगा, मूछें मुड़वा लूंगा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं इनके मूछें मुड़वा दूंगा सबके सामने। तो अब ये जो नोक झोंक है गोनू जी यानी कि गोनू शर्मा और ये तीखे मूछ वाले मास्टर साहब, इसमें नोक झोंक कई बार हो चुका था। जब वह कोटा जाता है गोनू शर्मा, तब भी उन यादों के साथ जाता है जिन यादों ने एक मोटिवेशन दिया था गोनू शर्मा को कि यस ही मस्ट हैव टू डू समथिंग, ओके, उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि तीखे मूछ वाले मास्टर साहब उनकी बेइज्जती ना कर पाए। तो इस तरीके से वह कोटा जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब कोटा फैकल्टी जो हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। तो आइए हम भी यहां पे शुरू करें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, तो यहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पहला ही क्लास था। जैसे कि अमूमन टीचर्स लिखते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप इस कहानी को सुनते जाइए, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो गोनू शर्मा जैसे ही इस दोनों शब्द को देखा तो उसके दिमाग में ये एक चीज आई कि जब तीखे मूछ वाले मास्टर साहब इस तरह के सवाल पूछते थे कि विराट कोहली कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता है ना, इस मतलब 7 कलर्स को कितने तरीके से रीअरेंज करेंगे, तो कई बार वह परमुटेशन शब्द यूज करते थे, कई बार कॉम्बिनेशन शब्द यूज करते थे। वो समझ ही नहीं पाता था गोनू कि दोनों में अंतर क्या है। पहला ही क्लास था, कोटा फैकल्टी ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लिखा ही नहीं था ठीक से कि गोनू खड़ा हो गया। गोनू खड़ा हुआ और पूछा कि मास्टर साहब, मतलब मास्टर साहब नहीं, सर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है। कोटा फैकल्टी मुड़े और उन्होंने मतलब उसके सवाल को देख के वो थोड़ा सा खुश भी हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई इतनी जल्दी क्या है तेरे को। उन्होंने बहुत ही ब्रीफली बताया कि देखो बेटा परमुटेशन, उन्होंने सोचा कि अब किसी बंदे ने पूछा है तो थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन को तो डिटेल में लेकर के चलना है, दोनों में रिश्ता जो भी चीज है, लेकिन थोड़ा सा बताना होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा अभी तो डिस्कशन की शुरुआत भी नहीं हुए है, तो परमुटेशन के लिए तुम एक शब्द याद रखो अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन के लिए तुम एक शब्द याद रखो सिलेक्शन, ठीक है। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को जो है बेहतरीन तरीके से जनरेट करेंगे। और तुम सिर्फ ये याद रखो कि किसी भी चीज को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, किसी भी चीजों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के विषय में हमें पढ़ना है। अरेंजमेंट में रिलेटिव पोजीशन मायने रखता है, सिलेक्शन में रिलेटिव पोजीशन मायने नहीं रखता है। गोनू इस बात को सुन के फिर उसका जो है मतलब ऊपर से निकल गया ये बात कि क्या आप रिलेटिव पोजीशन बोल रहे हो, ऑर्डर की बात कर रहे हो, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन फिर अब जो गोनू है वो कोटा फैकल्टी से बार बार तो सवाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात रह गई कि
यहां पे रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब है, उसको एग्जाम्पल से कैसे समझाया जाएगा, ये सवाल था और इसका डिस्कशन होगा। फिर कोटा फैकल्टी ने कहा कि देखो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए कितने तरीके से, ये एक शब्द है और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग सीखना पड़ेगा। गोनू बोला कि सर मेरे को तो काउंटिंग आता है 1 2 3 4 5 6 समथिंग लाइक दैट। उन्होंने बोला कि ठीक है वो काउंटिंग ठीक है, लेकिन यहां पे जो तुम्हें काउंटिंग है ना उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसको लिख लो। गोनू इसको लिखता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और उसके बाद बोलते हैं कि देखो बेटा ये दो तरीके से होता है, पहला एडिशन रूल और दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल। ये जो है पहला सबसे फंडामेंटल चीज है परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जो तुम्हें क्लियर होनी चाहिए कि कब एडिशन रूल लगाते हैं, कब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं। बहुत ही फंडामेंटल है लेकिन फिर भी तुम्हें इसे अच्छे से समझना होगा। ठीक है, अब गोनू ये सोचता है कि चलो कहानी की शुरुआत तो हो गई है, भले ही सर ने अभी परमुटेशन को डिफाइन नहीं किया, कॉम्बिनेशन को डिफाइन नहीं किया, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये तो शुरू हो गई है। तो कोटा फैकल्टी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा कोई वर्क है, ठीक है, और इस वर्क को अगर तुम W1 या फिर W2 तरीके से करते हो, ठीक है, W1 या फिर W2 तरीके से करते हो, आइदर बाय W1 और बाय W2, अगर यह वर्क कंप्लीट हो जाता है तब हम लोग एडिशन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, ये शब्द सुन के गोनू के माथे पे फिर कि यार मतलब वर्क ये वो क्या बोल रहे हो, एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, तो कोटा फैकल्टी समझ गए कि भाई लोगों को एग्जाम्पल की जरूरत है। उन्होंने बोला कि मान लो कि तुम यहां पे खड़ा हो, मिस्टर गोनू यहां पे खड़ा है और गोनू को बोला कि मान लो कि बीच में ये नदी है, ठीक है, और तुम्हें इस नदी के पार जाना है। मान लो कि इस नदी के पार IIT का कॉलेज है, तुम्हें जाना है, और तुम्हें गोनू को बोला कि तुम्हें यहां से जाने के लिए दो नाव है, B1 और B2, या तो दो बोट B1 से जाओ या फिर बोट B2 से जाओ, या फिर दूसरा जो है 3 ब्रिज है, इसको मान लो B1, ये दूसरा ब्रिज B2 और ये तीसरा ब्रिज B3। ठीक है, तो यहां पे B1 B2 और B3 ये ब्रिज है। तो तुम यहां पे तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, W1 बाय बोट, ठीक है, बाय बोट, और W2 बाय ब्रिज। ठीक है, अब W को कंप्लीट करने के लिए यानी कि गोनू को IIT कॉलेज पहुंचने के लिए, इस नदी को पार करने के लिए या तो वह W1 से जाएगा या तो वह W2 से जाएगा। ठीक है, अब अगर वह बोट से जाता है तो उसको ब्रिज से जाने की जरूरत नहीं है, ब्रिज से जाता है तो उसको बोट से जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे दोनों जो वर्क है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। वो चाहे तो बोट B1 से जाए या फिर बोट B2 से जाए, तो बोट से जाने के दो रास्ते, या फिर ब्रिज B1 से जाए, ब्रिज B2 से जाए, या फिर ब्रिज B3 से जाए, तो 3 रास्ते। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि बोट से कितने तरीके से जा सकते हैं, 2 बोट है तो या तो वो B1 लेगा या B2 लेगा, और 3 ब्रिजेज है तो या तो वो B1 लेगा या B2 लेगा या फिर B3 लेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 + 3। तो जहां पे आइदर और हो, ठीक है, जहां पे आइदर और हो कि या तो इस तरीके से या तो उस तरीके से, तो वहां पे एडिशन रूल का यूज होता है। गोनू इस कॉन्सेप्ट को समझ गया और इस कॉन्सेप्ट को समझ के उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि तीखे मूंछ वाले जो चाचा जी हैं, मास्टर साहब हैं, उनके मूंछ का एक दिन का उखाड़ दिया।
लेकिन अभी तो पूरा मूंछ बाकी है और इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इन द मूंछ अभी भी है। आगे आगे कोटा फैकल्टी आगे बढ़ते हैं और फिर बोलते हैं कि जब आइदर और W1 और W2 एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो तब W को कंप्लीट अगर हम आइदर W1 और W2 से करते हैं तो वहां पे हम ऐड करते हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन लगता है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि जो दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, ठीक है, कि अगर मान लो उन्होंने मास्टर साहब पहले तो W1 W2 इससे इंट्रोड्यूस किए तो बच्चे ठीक से नहीं एक्सेप्ट कर पाए शुरू में, फिर एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आया। तो दूसरी बार जो है कोटा फैकल्टी उन्होंने क्या किया कि इस बार उन्होंने मल्टीप्लिकेशन रूल को समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका उन्होंने बोला कि देखो बेटा गोनू, तुम यहां पे हो, ठीक है, और तुमको जाना है कोटा, ठीक है, तुमको जाना है कोटा। और गोनू है कहां पे, तो गोनू है पालनपुर में, ठीक है। गोनू को बोला तुम कहां से हो, तो पालनपुर से। तो तुम मान लो पालनपुर में हो और तुम्हें जाना है कोटा और बीच में दिल्ली होते हुए जाना है। यह भी कंडीशन है कि तुम्हें दिल्ली, भाया दिल्ली तुम्हें जाना है, ठीक है। उन्होंने बोला कि पालनपुर से दिल्ली का 3 रूट है, ठीक है। पालनपुर से दिल्ली का 3 रूट है, A, B और C। और दिल्ली से कोटा का 4 रूट है, मान लो 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 रूट है। अब ये जो गोनू था, इस गोनू को जाना था पालनपुर से कोटा। तो अब गोनू बोला कि देखिए हमारा जो वर्क है, वर्क तो ये है कि हमें पालनपुर से कोटा जाना है, हमें पालनपुर से कोटा जाना है, ठीक है, ये हमारा वर्क है। और हमें जाना कहां कहां से है, पालनपुर से दिल्ली जाना ये पहला काम, और दिल्ली से कोटा जाना ये हमारा दूसरा काम है। तो पालनपुर से कोटा जाना ये हमारा वर्क W है और पालनपुर से दिल्ली जाना वर्क W1 है। तो अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो पालनपुर से दिल्ली जाने के कितने रास्ते हैं, या तो वह A से जाएगा या B से जाएगा या C से जाएगा, तो 3 रास्ते। और दिल्ली से कोटा जाने के कितने रास्ते हैं, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो 4 हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है कि अब आप देख सकते हैं कि अगर गोनू पालनपुर से दिल्ली A से चला जाता है और दिल्ली से कोटा वह 1 से भी जा सकता है, दिल्ली से कोटा वह 2 से भी जा सकता है, दिल्ली से कोटा वो 3 से भी जा सकता है, दिल्ली से कोटा वो 4 से भी जा सकता है। तो ये 4 तरीके हो गए। अगर गोनू पालनपुर से दिल्ली B रास्ते से जाता है, उसके बाद वह पहला रास्ता भी पकड़ सकता है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। वह गोनू अगर C रास्ते से पालनपुर से दिल्ली जाता है, लेकिन दिल्ली से कोटा वो पहले से भी जा सकता है, दिल्ली से कोटा वो दूसरे से भी जा सकता है, दिल्ली से कोटा वो तीसरे से भी, और दिल्ली से कोटा चौथे से भी जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल कितने 12 ऐसे तरीके हो गए जिससे कि गोनू जो है पालनपुर से कोटा पहुंच सकता है। तो यहां पे नंबर ऑफ वेज जिससे कि वह पालनपुर से कोटा पहुंचे, उसके कितने तरीके हो गए, नंबर ऑफ W1 इंटू नंबर ऑफ W2, यानी कि 12 वेज। यहां पे आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली जो मल्टीप्लीकेशन रूल है वो यूज हुआ है। और मल्टीप्लीकेशन रूल क्यों यूज हुआ वो आप यहां पे देख सकते हैं कि आपका जो वर्क है W, जो कि है पालनपुर से कोटा जाने का, वो W1 पे भी डिपेंडेंट है एंड W2 पे भी डिपेंडेंट है। जब W1 एंड W2 दोनों अगर एक साथ कंप्लीट होगा
तब आपका वर्क पूरा होगा। तो जब W1 और W2 दोनों W पे डिपेंडेंट है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा। ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ W क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ W1 इंटू नंबर ऑफ W2, तो ये कितना हो गया 12 तरीका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल भी गोनू जो है अच्छे से समझ चुका था, लेकिन उसके जहन में एक बात घूम रही थी। गोनू को एक शब्द याद आ रहा था, ट्रिप ट्रिप ट्रिप। वो इसीलिए क्योंकि वह जब याद आया कि तीखे मूंछ वाले जो चाचा जी थे, एक बार वह चौक पे गया था आलू लाने के लिए, उनके पिताजी ने भेजा। अब जब चौक पे वो गया था तो वो तीखे मूंछ वाले चाचा जी ने उनको बुला लिया था और वो कुछ ऐसा सवाल पूछे थे जिसमें कि इस बात का डिस्कशन था कि ट्रिप को कंप्लीट होने में के कितने तरीके हैं। इसीलिए ये जो वर्ड है ट्रिप ट्रिप ट्रिप, ये उसके दिमाग में घूमे जा रहा था, गोनू के दिमाग में। और उनके जो तो उसने मतलब गोनू एक क्लास में खड़ा होता है और बोलता है ट्रिप। ट्रिप जैसे ही बोला तो कोटा फैकल्टी ने बोला कि वाह गोनू, वेरी नाइस, ये तो तुमने वो शब्द बोल दिया जो मैं अभी पूछने वाला था कि मान लो कि कोई बंदा पालनपुर में है, उसको दिल्ली होते हुए कोटा जाना है, ठीक है, और दिल्ली से पालनपुर से दिल्ली 3 तरीके से, पालनपुर से दिल्ली 3 तरीके से, दिल्ली से कोटा 4 तरीके से। वही सवाल, ठीक है, वही सवाल। तो यहां पे A B C था और क्या था 1 2 3 4। तो अब मान लो कि पालनपुर से कोटा गया और फिर कोटा से पालनपुर आने में कितने, मतलब कोटा से पालनपुर अगर आ जाता है तो एक ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ट्रिप को कितने तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। तो अब जो आपका वर्क है वह वर्क क्या है कि पहले आप पालनपुर से दिल्ली जाइए, कितने तरीके 3, एंड तो मल्टीप्लिकेशन, दिल्ली से कोटा जाइए, कितने तरीके 4। ठीक है, अब ट्रिप कंप्लीट करना है तो कोटा से दिल्ली आइए, कितने तरीके 4, और दिल्ली से पालनपुर आइए, कितने तरीके 3। तो कितना हुआ 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। ओके, यहां पे कितना हो जाएगा, एंड 48 3 जा कितना 144। ओके, इज इट राइट 144, यस और नो, 144 वेज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 144 वेज ट्रिप को कंप्लीट करने पे। गोनू काफी खुश हो गया कि अब अगर उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा तीखे मूंछ वाले चाचा जी ने, तब तो मैं जवाब देके उनकी मूंछें मुड़वा ही दूंगा। लेकिन इतने में फिर सर ने एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन ये लगाया कि पालनपुर से कोटा जाओ, सॉरी दिल्ली जाओ, और दिल्ली से तुम कोटा जाओ, लेकिन जिस रास्ते से जाओ उससे वापस मत आओ। तो ये मान लो कि ये तो दिया हुआ था 3 और यहां से 4। उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि डोंट कम विद द पाथ यू हैव गॉन थ्रू। जिस रास्ते से आप गए हो उस रास्ते से वापस नहीं आना है। तब ट्रिप कितने तरीके से कंप्लीट होगा, देखिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, तब ट्रिप कितने तरीके से कंप्लीट होगा जब जिस रास्ते से आप गए उस रास्ते से वापस नहीं आना है। तो P मतलब पालनपुर से दिल्ली कितने तरीके से, 3 तरीके से। दिल्ली से कोटा, जोर से बोलो, 4 तरीके से। कोटा से दिल्ली 3 तरीका। काहे भाई, अगर तुम इस रास्ते से गए हो तो लौटना इस रास्ते से नहीं है, जिस रास्ते से गए उस रास्ते से लौटना नहीं है। तो कोटा से दिल्ली आपके पास 3 ही रास्ते होंगे और इस तीनों में से भी किसी एक रास्ते से गए होगे, तो जिस रास्ते से गए उससे लौटना नहीं है। तो दिल्ली से पालनपुर फिर 2 रास्ते से, तो कितना हो जाएगा 72 वेज। तो 72 ऐसे तरीके हैं
जिससे कि तुम ट्रिप कंप्लीट कर सकते हो, और जिस रास्ते से जाओगे उस रास्ते से लौटना नहीं है। गोनू ये तो समझ गया कि अब अगर ट्रिप वाला क्वेश्चन पूछे ना, तो उस तीखे मूछ वाले चाचा जी को, मास्टर साहब को डेफिनेटली जवाब देंगे। और गोनू एक सपना देखता है, सपने में देखता है कि उसने चाचा जी का दूसरा मूछ भी उखाड़ दिया है। ठीक है, लेकिन इतने में उसी क्लास का एक स्टूडेंट खड़ा होता है और पूछता है कोटा फैकल्टी से कि सर, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कब स्टार्ट होगा? तो गोनू एकदम घबरा जाता है कि यार अभी तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ, और हमने ये देखा कि हमने चाचा के 2 मूंछ उखाड़ दिए। ठीक है, तो अब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के स्टार्ट होने का बेसब्री से इंतजार करता है गोनू, और वो काफी खुश रहता है कि अब ट्रिक वाला क्वेश्चन जो है इसका जवाब तो मैं दे ही दूंगा। तो और वो काफी बेसब्री से इंतजार करता है। क्लास खत्म हो जाता है और वो सोचता है कि परमुटेशन को बहुत अच्छे से समझना है, कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छे से समझना है। और उसको एक बात याद आता है कि कई बार चाचा क्या करते थे कि कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके अरेंजमेंट का पता बता देते थे। वो फैक्टोरियल उक्टोरियल कुछ होता था, उससे मल्टीप्लाई करके। ये क्या बात है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आखिर रिलेशन क्या है? ये सब बात जो है गोनू के दिमाग में घुमर रहा था, और गोनू का जो दिमाग था उसमें ये बातें थी कि किस तरीके से हम चीजों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझें, जिससे कि हम चाचा जी के मूंछ का तीसरा तिनका भी उखाड़ पाए। तो क्या गोनू चाचा जी के मूंछ का तीसरा तिनका उखाड़ पाता है? इसको देखने के लिए हम इस कहानी को कंटिन्यू रखेंगे अगले वीडियो में, और परमुटेशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑर्डर क्या है, रिलेटिव पोजीशन क्या है। ठीक है, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।